तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बायोरेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसआर नेट जुलाई 2026 के अंदर होने वाले एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यूज को आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट 2 सेल बायोलॉजी और उसके अंदर हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप ईआर की बात करते हो, राइबोसोम की बात करते हो, लाइसोसोम की बात करते हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हो। तो उन ऑर्गेनेली से रिलेटेड और उनके बीच में होने वाली प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड उन चीजों को आज हम उन चीजों से रिलेटेड उन टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़े बहुत कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि अब तक 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं सीएसआर नेट के एग्जाम में, वो जो क्वेश्चंस हैं वो किस कंसेप्ट के रिगार्डिंग पूछे गए हैं। ज्यादातर जो कंसेप्ट रहा है उस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। जो बेसिकली प्रोटीन होता है वो किस तरीके से ट्रांसफर करा जाता है आपके ऑर्गेनलीज टू ऑर्गेनलीज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग को समझते हैं और फिर उसके बाद ही हम लेकर के चलेंगे। देखो, प्रोटीन ट्रैफिकिंग, ठीक है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग। अब ये जो प्रोटीन ट्रैफिकिंग है ये होती है बेसिकली प्रोटीन की टारगेटिंग फ्रॉम एक ऑर्गेनलीज टू अनदर ऑर्गेनलीज। सबसे पहले जो आपके एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक जो प्रोटीन्स होते हैं, जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, या फिर जो ईआर ल्यूमेंस के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो कहां पर सिंथेसाइज करे जाते हैं, वो किस तरीके से मॉडिफाइड करे जाते हैं, कहां पे सिंथेसाइज होते हैं, उन सभी का बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स कहने का मतलब है वो कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेसिकली आपको वेसिकल की फॉर्म में। सबसे पहले जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम में सिंथेसाइज होता है, फिर उसके बाद वो जाता है आपका ईआर में, ईआर से वो जाता है आपका गोल्जी में, और गोल्जी के बाद वो जाता है आपका लाइसोसोम में। लाइसोसोम के बाद वो गोल्जी से ही कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ही जाते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो वापस से साइटोप्लाज्म के अंदर ही एंडोसोम की तरफ जाते हैं। एंडोसोम फॉर्मेशन आप किस केस में देखते हो, जब आप एंडोसाइटोसिस देखते हो, पिनोसाइटोसिस देखते हो, तो उस केस में आप एंडोसोम का फॉर्मेशन देखते हो। अब ये एंडोसोम्स आपका लाइसोसोम की तरफ जाकर के फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये इन दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाता है। जब फ्यूज हो जाएंगे तो ये बनाएंगे आपका एंडोलाइसोसोम्स, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना है। देखो, राइबोसोम से लेकर के ईआर तक जो प्रोटीन ट्रांसफर किया जाता है, ट्रैफिकिंग होती है, वो बेसिकली होती है आपकी गेटेड ट्रांसपोर्ट से। गेटेड ट्रांसपोर्ट, गेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जो ट्रांसलोकोन जो यूज होते हैं बेसिकली सेक्स 61 की बात करें या फिर हम एसआरपी प्रोटीन की बात करें, ये दोनों प्रोटीन जो इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम से, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है, जो को ट्रांसलेशनली जो ट्रांसफर किया जाता है प्रोटीन, वो राइबोसोम से ईआर की तरफ किया जाता है। अब ये होता है बाय द ट्रांसलोकोन। ये जो होता है सेक्स 61, ये एक तरीके का क्या है, ट्रांसलोकोन। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये आपका दो फॉर्म कंफर्मेशन रहेगा, एक रहेगा आपका ओपन में और एक रहेगा आपके क्लोज्ड में, ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना। उसके बाद ईआर से लेकर के आपका एंडोसोम तक की बात करें या फिर हम लाइसोसोम की बात करें, तो ये सभी जो ट्रांसपोर्ट होता है ये होता है आपका बच्चों वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के जरिए। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बच्चों क्या होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, वेसिकल्स बनते हैं, ईआर की जो मेम्ब्रेन है वहां से वेसिकल्स निकलते हैं, वो गोल्जी पे जाकर के फ्यूज होते हैं, फिर गोल्जी के जो ट्रांसफेज होता है वहां से वेसिकल्स निकलते हैं और वो जाकर के आपके लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाकर के फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मेम्ब्रेन शेयरिंग होती है, मेम्ब्रेन एक दूसरे की मेम्ब्रेन क्या होती है, शेयर होती है, मेम्ब्रेन शेयरिंग। अब जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली आपका एक वेसिकल के अंदर बंद होते हैं। वेसिकल के अंदर क्या बंद रहेंगे, आपके प्रोटीन्स, ये हैं आपके छोटे छोटे प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये कुछ मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है आपका प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे आपका गेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया और आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हो गया। ये दो ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है यहां पर जो ध्यान देने की बात है, अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म स्टैब्लिश नहीं है, वेल स्टैब्लिश्ड, या फिर हम बात करें वेल स्टडीड नहीं है, जो लाइसोसोम से एंडोसोम को फ्यूज करवाता हो। ऐसा कोई मैकेनिज्म अभी तक पर्याप्त नहीं है कि किस तरीके से कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर कौन से किस टाइप के वेसिकल्स जो होते हैं वो एंडोसोम को लाइसोसोम से फ्यूज करवाते हैं, जिससे एंडोलाइसोसोम क्रिएट होता है, ठीक है। अब वेसिकल्स जो होते हैं वो आपको तीन टाइप के ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉप फर्स्ट की बात करते हैं। कॉप फर्स्ट वेसिकल्स जो होते हैं वो आपका रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वर्क करते हैं। रेट्रोग्रेड ध्यान रखना है, रेट्रोग्रेड कहां से कहां तक होता है बच्चों, ये होता है आपका
वापस ईआर की तरफ, गोल्जी से ईआर की तरफ, मतलब कुछ वेसिकल्स जो ऐसे होते हैं वो गोल्जी से ईआर की तरफ भी मूव करते हैं, ठीक है। और कहां देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलेगा ये इंट्रागोल्जी। इंट्रागोल्जी कहने का क्या मतलब है, इंट्रागोल्जी, इंट्रागोल्जी कहने का ये मतलब है बच्चों कि गोल्जी के अंदर ही, गोल्जी के जो सिस्टम है वो आपस में ही वेसिकल्स को किस तरीके से निकालते हैं, किस वेसिकल के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होगा इंट्रागोल्जी में और गोल्जी टू ईयर। दूसरा जो है वो है आपका कॉप सेकेंड, ये होता है बच्चों एंटी रेट्रोग्रेड, एंटी रेट्रोग्रेड, ये ध्यान रखना है, एक रेट्रोग्रेड है, एक एंटी रेट्रोग्रेड, इसमें होता है ईआर टू गोल्जी मेनली, ठीक। फिर थर्ड वन जो है, जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका क्लैथरिन, क्लैथरिन कोटेड, क्लैथरिन कोटेड प्लस इसमें जो अडेप्टर प्रोटीन होगा इसमें वन यूज होता है, और आपको देखने के लिए मिल सकता है क्लैथरिन प्लस अडेप्टर प्रोटीन 2, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। ये कहां कहां मिलते हैं, बेसिकली जो क्लैथरिन कोटेड और AP2 होता है ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एंडोसोम, ध्यान रखना है इस बात का। और क्लैथरिन प्लस अडेप्टर प्रोटीन फर्स्ट, ये आपको जो वेसिकल देखने के लिए मिलेंगे ये मिलेंगे आपको गोल्जी से लेकर के लाइसोसोम तक। लाइसोसोम, लाइसोसोम पे आपका एक और रिसेप्टर होता है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, मैनोज रिसेप्टर, ठीक है, मैनोज रिसेप्टर, ठीक है, मैनोज 4 रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, ठीक है। इन बातों में, इन बातों का आपको ध्यान रखना है बेसिकली जब आपके दिमाग में प्रोटीन ट्रैफिकिंग होनी चाहिए। दूसरा जो कंसेप्ट है, अब ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा आपका बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। इसके बेस पे जो अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जो आपके पार्ट सी के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। सबसे पहली बात, जो प्रोटीन है वो किसके अंदर क्लोज्ड है, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज्ड है जिसे आप वेसिकल कह रहे हो। अब यहां पर अगर आप प्रोटीएजेस डालोगे, इसके ऊपर प्रोटीएजेस का ट्रीटमेंट होगा, तो क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने इसके ऊपर डिटर्जेंट डाला तो क्या होगा, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी, मेम्ब्रेन जो है डिसरप्ट हो जाएगी। अब मेम्ब्रेन डिसरप्ट दो तरीके से हो सकती है, देखो हम डिटर्जेंट का यूज कौन सा कर रहे हैं, अगर हमने आयनिक डिटर्जेंट यूज करा, आयनिक डिटर्जेंट, आयनिक डिटर्जेंट जैसे कि आपने एसडीएस पेज के अंदर यूज करते हो, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन पर अटैक करेगा, मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देगा। और दूसरी बात, ये प्रोटीन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज को, नेगेटिवली चार्ज से प्रोटीन की सरफेस को कवर कर देगा, ठीक है, प्रोटीन को नेगेटिवली चार्ज कर देगा, ध्यान रखना है। अगर हमने इस डिटर्जेंट की जगह आयनिक नॉन आयनिक डिटर्जेंट यूज करा, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, तब क्या होगा, उस केस में केवल और केवल मेम्ब्रेन पर अफेक्ट पड़ेगा, मेम्ब्रेन पर, ठीक है, ध्यान रखना। और आपका प्रोटीन जो होगा वो आइसोलेट हो जाएगा, प्रोटीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज, नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। जो यहां पर हो रहा है वो यहां पर ही होगा, प्रोटीन उसकी नेटिव फॉर्म में आइसोलेट होगा, नेटिव फॉर्म आइसोलेट। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, प्रोटीएज कब डालेंगे और या फिर हम डिटर्जेंट डालते हैं तो उनका क्या इफेक्ट पड़ता है उस वेसिकल के ऊपर। तीसरा जो कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, बेसिकली लाइसोसोमल डिसीज से रिलेटेड है। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी से किसका एक्यूमुलेशन होता है और कौन सी डिसीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम फर्स्ट वन टेस एच डिसीज की बात करें तो ये हेक्सामिनिडेज ए जो एंजाइम होता है ये गैंग्लियोसाइट्स पर एक्ट करता है। गैंग्लियोसाइट्स पर एक्ट करने के बाद, गैंग्लियोसाइट्स आपके क्या होते हैं, एक तरीके के आपके स्फिंगोलिपिड्स होते हैं गैंग्लियोसाइट्स, ध्यान रखना इस बात का, उन पर एक्ट करेगा जिनकी वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज हो जाएगी और ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे। अगर ये डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये सारे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। फिर उसकी उसी सेम तरीके से गॉचर डिसीज होती है ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज के लिए, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। उसके बाद नीमन्स पिक डिसीज, फिर स्पिंगोमाइलिनेज ए और स्पिंगोमाइलिन का एक्यूमुलेशन होना बढ़ जाएगा। फैब्री डिसीज में अल्फा गैलेक्टोसाइडेज ए अगर डेफिसिट होगा तो सेरेमाइड और ट्राईहेक्सोसाइड ये बेसिकली एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी में क्या होगा, एराइल सल्फेटेज ए, इसको ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा, और आपको टेस एच डिसीज का ध्यान रखना है, और आपको फैब्री डिसीज का और आईसेल डिसीज का, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये चार जो हैं जिनके बारे में मैंने राइट मार्क्स लगाए, ठीक है, ये फर्स्ट पे भी आप राइट मार्क्स लगा लो, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आई सेल डिसीज कब होती है, जब वो जो रिसेप्टर्स अभी मैंने बताया था, मैनोस 4 रिसेप्टर, मैनोस 6 रिसेप्टर बेसिकली जब लैक हो जाते हैं तो इसमें लाइसोसोमल टारगेटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जो प्रोटीन होता है वो बेसिकली लाइसोसोम तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इन चीजों को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है जब आपको प्रोटीन
ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं करने हैं, ठीक है, ईआर गोल्जी और लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आपके किस कंसेप्ट के रिगार्डिंग। वैसे तो सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, लेकिन इन कंसेप्ट को जो बताया है इनको भी ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, सारे कंसेप्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपका दिसंबर 2015 को पार्ट सी के अंदर पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली अप्लाइज टू द प्रोटीन विच आर ट्रांसलेटेड ऑन अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ करके बताने हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं उनमें उनके ऊपर ही कौन से स्टेटमेंट्स अप्लाई होते हैं। इन सभी स्टेटमेंट में से साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू अ न्यूक्लियस इन द रिस्पॉन्स टू अ हार्मोन स्टिमुलाई। पहली बात तो ये, जब भी हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होने वाले प्रोटीन जब सिंथेसाइज होते हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होंगे, या फिर वो गोल्जी के प्रोटीन्स होंगे, या फिर वो आपके सिक्रीटरी प्रोटीन होंगे, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होंगे जो सेल के बाहर सिक्रीट किए जाएंगे। साइटोप्लाज्म वाले प्रोटीन आपके फ्री राइबोसोम से सिंथेसाइज होते हैं, ना कि आपके बाउंड राइबोसोम से। दूसरा ऑप्शन, प्रोटीन टारगेटेड टू अ लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल एक्सटीरियर। हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रफ आरईआर पे जो राइबोसोम्स होता है वो बेसिकली बाउंड राइबोसोम्स होते हैं। वो बाउंड राइबोसोम्स आपके जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे वो आपके लाइसोसोम के होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होंगे, या फिर वो सेल एक्सटीरियर यानी कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस के होंगे। थर्ड ऑप्शन, protein which are targeted to a nucleus through the endoplasmic reticulum lumen, as the lumen is a direct connection with their internal membrane space of the nucleus। तो हाँ, ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन यहां पर ये प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो इस बात को कैंसिल आउट। ऑल द प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू अ पेरोक्सिसोम, ऑल द प्रोटीन विच आर टारगेटेड टू अ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के लिए अलग से पेरोक्सिसोम सिग्नल सीक्वेंस होता है, जैसे एनएलएस सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सीक्वेंस होता है, ठीक है। लेकिन जो ईआर पे सिंथेसाइज होंगे वो यहां पर सिंथेसाइज नहीं होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे, पेरोक्सिसोम कैंसिल आउट। तो ध्यान रखना है, तो यहां पर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम और सेल एक्सटीरियर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पार्ट बी के अंदर पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन द डिफरेंट सबसेलुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, यहां पर हमने जब बेसिक्स डिस्कस करे थे, कुछ कंसेप्ट को जो डिस्कस करा था वो ये था बेसिकली, जब आप राइबोसोम से आपका ईआर की तरफ जो भी प्रोटीन जाते हैं, राइबोसोम से ईआर की तरफ, वो आपके गेटेड ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। गेटेड ट्रांसपोर्ट, गेटेड ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? वो होता है जिसमें आपके ट्रांसलोकॉन होते हैं। ट्रांसलोकॉन, ट्रांसलोकॉन बेसिकली उसमें होते हैं जो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन, ट्रांसमेम्ब्रेन ध्यान रखें। लेकिन ईआर से जैसे जितने भी प्रोटीन आगे जाएंगे, जैसे हम गोल्जी की बात करें, या फिर गोल्जी से आगे जो हम लाइसोसोम जाते हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, तब उसमें जो काम आता है वो आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट काम आता है। तो राइबोसोम से गोल्जी की तरफ, जब राइबोसोम से ईआर की तरफ जब प्रोटीन जाएगा तो आपका वो ट्रांसलोकॉन के जरिए जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट की तरह, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के जरिए जाएगा, जो गेटेड की तरह काम करेगा। गेट यानी कि कुछ चैनल्स होंगे, बेसिकली वो ओपन और क्लोज रहेंगे। तो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द इनटू द ल्यूमन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका। कहां से? साइटोप्लाज्म से ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी ऑपरेटस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पर आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट आ जाता है बच्चों। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकॉइड स्पेस, यहां पर भी आपका गेटेड ट्रांसलोकॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखें, ये भी आपका करेक्ट है। और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखना, नॉट एन एग्जांपल, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पार्ट सी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लोरोसेंटली टैग प्रोटीन वाज यूज्ड टू स्टडी द प्रोटीन सिक्रीशन इन अ यीस्ट। अब हमें सिक्रीटरी प्रोटीन को स्टडी करना है, ठीक है, क्या स्टडी करना है? सिक्रीटरी प्रोटीन इन अ यीस्ट। फ्लोरेसेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन द गोल्जी, सिक्रीटरी वेसिकल्स और द ईआर। अब हमें कहां पर किस तरीके से वो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा वो हमें बताना है, सिक्रीटरी प्रोटीन का। सबसे पहले तो ईआर के अंदर जाएगा, तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया 1। दूसरा फिर वो जाएगा गोल्जी, और फिर गोल्जी से आपके सिक्रीटरी वेसिकल्स निकलेंगे, जो बेसिकली आपके ट्रांसफेज से निकलेंगे। गोल्जी के दो फेज होते हैं, एक होता है सिस, जिसे एंट्री फेज कहा जाता है। जैसे हम एक गोल्जी का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, एक तरफ होता है इसका ट्रांसफेज और एक तरफ होता है उसका एंट्री फेज।
ठीक है, दिस इज अ सिस फेज, दिस इज अ ट्रांस। तो यहां से जो वेसिकल्स निकलेंगे वो जाएंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज होंगे और बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस वो आपका सेल से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो सी ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में पार्ट सी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इन द ऑर्डर टू स्टडी इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग ऑफ अ प्रोटीन ए की इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग को हमें स्टडी करना है। इट वाज टैग्ड विद द जीएफपी और उसे जीएफपी के साथ टैग किया गया है। इसका हम एक फिगर रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं जिससे आसानी रहेगी हमें समझने में। ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर हमें एक प्रोटीन ए है, इसको डिस्कस करना है जिसे हमने जीएफपी पर टैग लगा दिया है। ये रहा इसके ऊपर जीएफपी का टैग। ठीक है, अब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जब की जाती है तो ये देखा जाता है जो ए प्रोटीन है वो लैंप 1 के साथ एसोसिएटेड है। लैंप 1 क्या होता है, देखो लैंप 1 ये एक मार्कर प्रोटीन है बच्चों। मार्कर किसका है, ये लाइसोसोम का है, लाइसोसोम मार्कर है। दूसरा, जब फ्लोरेसेंट कर रहा था तब ये चीज देखी जाती है कि जो प्रोटीन है वो आपका एसोसिएटेड है लैंप 1 के साथ, यानी कि वो लाइसोसोम के साथ एसोसिएटेड है जब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी करेगी। In the presence of Baphyllomycin A, Baphyllomycin it's kind of a inhibitor. It is a kind of a antibiotic, an inhibitor of a proton ATPase. अब ये प्रोटॉन एटीपेज का इनहिबिटर है। प्रोटॉन एटीपेज कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये प्रोटॉन एटीपेज जो होते हैं ये आपके वी टाइप होते हैं। जब आपने आयन चैनल्स पढ़े थे तो उसमें आपने काफी सारे टाइप्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसमें से वी टाइप जो होते हैं ये बेसिकली आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं और आपके वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। लाइसोसोम के अंदर जो एसिडिक एनवायरमेंट होता है ना, एसिडिक एनवायरमेंट जो है, एसिडिक पीएच जो होता है वो इन्हीं की वजह से मेंटेन किया जाता है। अब भाई बेफिलोमाइसिन आ गया, बेफिलोमाइसिन, ये बेफिलोमाइसिन क्या करेगा, ये इसे जाकर के इनहिबिट कर देगा और जब ये इनहिबिट कर देगा तो लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच ही नहीं होगा और लाइसोसोम के अंदर जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब लाइसोसोम ही नहीं रह पाएगा बेसिकली। ए जीएफपी डज नॉट को-लोकलाइज विद द लैंप 1 और फिर उसके बाद बेफिलोमाइसिन डालने के बाद एक और बार फिर से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करी गई। इस बार जो था वो ए प्रोटीन जो जीएफपी के साथ टैग था वो आपको किसके अंदर मिला, वो आपको LC3 पंक्टा, LC3 पंक्टा। ये जो प्रोटीन है ये बेसिकली मार्कर है किसका, ये मार्कर है ऑटोफैगोसोम का, मार्कर ऑफ ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसोम उसका मार्कर है, तो उसके अंदर मिला। तो इससे क्या दर्शा रहा है, ये जो स्टेटमेंट इसने बताया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो इसने बताया ये क्या दर्शा रहा है, ये एक्चुअल में ये बात दर्शा रहा है कि ऑटोफैगी हुई किसकी, ऑटोफैगी हुई एजीएफपी प्रोटीन की, LC3 पंक्ता की। उसको फ्यूज कराया गया लैंप 1 के साथ, फिर उसके बाद जब उसे फ्यूज कराया और फिर उसके बाद जब हमने देखा कि फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में तो ए प्रोटीन लाइसोसोम के साथ था। ठीक है, अलग कलर से मैं इसे रिप्रेजेंट करके बताता हूं। देखो सबसे पहले जो एजीएफपी था वो आपका ऑटोफैगोसोम के अंदर था, तो ऑटोफैगोसोम को फ्यूज कराया गया लाइसोसोम के साथ, तब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी करके ये पता लगा जो लैंप 1 मार्कर है उसके साथ एसोसिएटेड है आपका एजीएफपी। फिर बेफिलोमाइसिन डाला गया, बेफिलोमाइसिन डालने के बाद अब ये तो रहा नहीं, तो लाइसोसोम रहा नहीं, अब लाइसोसोम के साथ फ्यूज कैसे कराएं, तो लाइसोसोम बचा ही नहीं, तो अब ए प्रोटीन कहां है, वो आपका ये प्रोटीन है LC3 पंक्ता के साथ, यानी कि आपका मार्कर ऑफ ऑटोफैगोसोम, यानी कि जो प्रोटीन है वो आपका ऑटोफैगोसोम के अंदर है। तो चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, फटाफट से वन बाय वन पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अ जीएफपी टारगेटेड टू अ ईआर इन द एब्सेंस ऑफ बेफिलोमाइसिन। अरे भाई बेफिलोमाइसिन से एब्सेंस है तो उसमें बता दो रहा है कि वो लैंप 1 के साथ एसोसिएटेड है, तो ये कहां से हो जाएगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ऑटोफैगी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैफिकिंग ऑफ एजीएफपी टू अ लाइसोसोम। हाँ, एजीएफपी टू अ लाइसोसोम ये बिल्कुल करेक्ट है। बेफिलोमाइसिन ए फैसिलिटेट टारगेटिंग ऑफ एजीएफपी टू अ ईआर, फिर से वही बात, बिल्कुल गलत। बेफिलोमाइसिन ए फैसिलिटेट द टारगेटिंग ऑफ एजीएफपी टू अ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ही गलत बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो मार्कर है वो किसका है, लैंप 1 लाइसोसोम का है, LC3 पंक्ता इट्स अ ऑटोफैगोसोम्स, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोड्रिस्ट्रॉफी MLD इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एराइल सल्फेटेज ए। जब हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट डिस्कस करे थे तो हमने देखा था कि लाइसोसोम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट थे और वो कौन से एंजाइम थी जिसकी डेफिशिएंसी से एक पर्टिकुलर डिसीज हो रही थी। जब हमने टे-सैच डिसीज के बारे में पढ़ा था, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था, ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज है, दोनों की दोनों।
इनके अंदर क्या होगा, जैसे हम मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी की बात करें, एमएलडी की बात करें, तो इसके अंदर डेफिशिएंसी किसकी, एराइल सल्फेटेज ए, ये जो एंजाइम है ना, ये डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये क्या करता है, जितने भी सल्फोनामाइड्स होते हैं, सल्फोनामाइड्स लाइसोसोम के अंदर, उनको मेटाबोलाइट करेगा, उनको बेसिकली ब्रेक डाउन करेगा। अब जब ये एंजाइम ही नहीं होगा तो इनका ब्रेक डाउन कहां से होगा, तो इनका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और अफेक्ट करेगा ये बात सीएनएस पे, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। एमएलडी इज अ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पार्ट सी के अंदर पूछा गया है। इन द टे-सैच डिसीज, टे-सैच डिसीज के बारे में बात करी गई है, और टे-सैच डिसीज किसकी वजह से होती है बच्चों, ये होती है आपकी हेक्सामिनिडेज ए, हेक्सामिनिडेज ए। ये बेसिकली जो हेक्सामिनिडेज ए है, ये आपका लाइसोसोमल एंजाइम है। ये किस पर एक्ट करता है, ये एक्ट करता है आपका गैंग्लियोसाइट्स पे, गैंग्लियोसाइट्स। गैंग्लियोसाइट्स क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपने मेम्ब्रेन लिपिड्स पढ़े होंगे। गैंग्लियोसाइट्स किसके मिलकर के बने हैं, आपके स्फिंगोलिपिड्स के, स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, ध्यान रखना। गैंग्लियोसाइट्स, accumulation of a glycolipids occur especially in the nerve cells. These cells are greatly enlarged with the swollen lipid-filled endosomes, and the children with these disease die at a very early stage. मतलब इनके अंदर accumulation होने लगता है लिपिड्स का, और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो अर्ली स्टेज में डेथ होने लगती है। Such condition occur due to a specific defect in lysosomal enzyme. Obviously, the catalyze a step of a breakdown of a gangliosides. तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन, शुरुआत में ही हमें मिल गया। बाकी के सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सॉर्टिंग ऑफ एन एंजाइम दैट एड्स द फॉस्फेट ग्रुप, बिल्कुल भी नहीं भाई, फॉस्फेट ग्रुप की बात ही नहीं आती यहां पर। वंस ऑफ द रैप प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग ऑफ वेसिकल, रिसाइकलिंग ऑफ वेसिकल कहां से हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो लाइसोसोमल एंजाइम की बात करी गई, डायरेक्ट टे-सैच डिसीज का एग्जांपल दिया गया है। वी स्नेयर्स मॉलिक्यूल व्हिच आर एब्नॉर्मल वेसिकल टैदरिंग एंड द डॉकिंग एंड द इफेक्ट वेसिकल फ्यूजन विद द लाइसोसोम, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि इसमें वेसिकल डॉकिंग नहीं, यहां पर आपका जो यूज होता है वो यूज होता है आपका मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर, मैनोज 6 रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में पार्ट बी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी एक्टिविटी चलती है, पहले उस बात को ध्यान दो। सबसे पहली बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक तो डिटॉक्सिफिकेशन चलता है भाई, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, इसका प्रोटीन फोल्डिंग से कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपका क्या चलता है, आइसोमराइजेशन चलता है, आइसोमराइजेशन, ठीक है। तीसरी बात एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। चौथी बात यहां पर चलता है आपका डाइसल्फाइड फॉर्मेशन। ये 4 चीजें चलती हैं, इन चारों में से अगर कोई मैच कर रही है ईआर के साथ तो वो आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे नॉट पूछा गया है। प्रोलाइल आइसोमरेज तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट। डाइसल्फाइड आइसोमरेज ये भी नहीं होगा, ग्लाइकोसाइलेशन ये भी नहीं होगा, हाँ यूबीग्लूटिनेशन होगा, क्योंकि ये यूबीग्लूटिनेशन ये मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए होता है भाई, प्रोटीन को डिग्रेड होगा इससे, प्रोटीन डिग्रेड, ठीक है। अनफोल्डेड जो प्रोटीन होंगे ना वो डिग्रेड होंगे, और ये बेसिकली आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान रखना इस बात का, ये ईआर में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 2020 पार्ट सी, केडीईएल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड अबाउट द केडीईएल रिसेप्टर। देखो केडीईएल रिसेप्टर को थोड़ा समझो, देखो क्या होता है। केडीईएल सीक्वेंस, केडीईएल ये एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस किसके ऊपर रहेगा, सबसे पहली बात ये रहेगा आपका ईआर रेजिडेंट जितने प्रोटीन होंगे ना उनके ऊपर, जो ईआर के ही प्रोटीन होंगे, ईआर के ल्यूमिनल में प्रेजेंट रहेंगे या फिर ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा, इसका जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर बोला जाता है केडीईएल रिसेप्टर को ही, केडीईएल सीक्वेंस मॉलिक्यूल है जो आपका प्रोटीन की चेन के ऊपर होगा, और दूसरा केडीईएल रिसेप्टर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। रिसेप्टर जो होगा वो आपका ईआर प्लस गोल्जी दोनों के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखना इस बात का बिल्कुल। तीसरा पॉइंट केडीईएल के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, केडीईएल ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, ये आपका कॉप फर्स्ट और कॉप 2 दोनों में प्रेजेंट होता है, डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, अगर केडीईएल रिसेप्टर है, केडीईएल रिसेप्टर अगर बाउंड फॉर्म में है, बाउंड कहने का क्या मतलब है कि केडीईएल रिसेप्टर के साथ
आपका लाइगेंड जुड़ा हुआ है, KDEL सीक्वेंस प्रोटीन जुड़ा हुआ है, तो वो उसकी बाउंड फॉर्म है, तो कॉप ऑन वेसिकल में होगा। लेकिन कॉप सेकंड के अंदर केवल और केवल KDEL रिसेप्टर होगा बच्चों, KDEL रिसेप्टर। ध्यान रखना इस बात का, जो भी बताई जा रही है बिल्कुल मतलब फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म। और कॉप सेकंड वेसिकल के अंदर जो KDEL रिसेप्टर होगा वो एक तरीके से रिसेप्टर रिसाइकलिंग का काम कर रहा होगा, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। एक पीएच पर भी इसका रोल सबसे ज्यादा देखा जाता है। KDEL जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, वो आपका KDEL रिसेप्टर के साथ अटैच्ड है, ठीक है, वो प्रोटीन जिसके ऊपर KDEL सीक्वेंस है वो आपका KDEL रिसेप्टर के साथ अटैच्ड है। पीएच जैसे जैसे एसिडिक होगा, जैसे जैसे एसिडिक, एसिडिक होने का मतलब क्या है, जो पीएच कैसा है, लो है, पीएच लो जा रहा है, इसका मतलब है कि 4 है 5 है, एसिडिक है, तो वहां पर तो इनकी बाइंडिंग फेवर होगी, बाइंडिंग फेवर होगी। दूसरा पॉइंट यह है कि जहां पर पीएच आपका काफी ज्यादा हाई होगा, मतलब एल्कलाइन कंडीशन होगी, एल्कलाइन कंडीशन, ठीक है, तो वहां पर जो बाइंडिंग है वो अनफेवर होगी, जो बाइंडिंग अनफेवर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो जैसे जैसे अगर हम ईआर से गोल्जी की तरफ जाते हैं, ईआर हो गया यहां पे बच्चों, गोल्जी हो गया, गोल्जी से आप लाइसोसोम जाते हो, और लाइसोसोम के बाद आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से गोल्जी से भी डायरेक्ट जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ईआर से गोल्जी की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे पीएच जो होता है वो डिक्रीज होता है, इसका मतलब एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जब गोल्जी में होगा तो KDEL और KDEL रिसेप्टर के बीच में बाइंडिंग फेवर होगी, ठीक है, और जैसे ही हम ईआर में वापस आएंगे बाय द कॉप फर्स्ट वेसिकल्स, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी डिसफेवर होगी उनकी बाइंडिंग, यानी कि उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी और KDEL सीक्वेंस प्रोटीन होगा वहीं पर ईआर के अंदर रुक जाएगा। ऑप्शन को अब देखते हैं। KDEL रिसेप्टर इज फाउंड इन द कॉर्पस वेसिकल, हाँ जी हाँ प्रेजेंट होता है। KDEL रिसेप्टर एफिनिटी ऑफ अ KDEL सीक्वेंस एज अ हाई एट अ हायर टेंपरेचर, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, अभी हमने डिस्कस करा जस्ट। KDEL रिसेप्टर इज सिंथेसाइज्ड ऑन अ ER, बिल्कुल सही बात है, ER के अंदर सिंथेसाइज होता है। KDEL रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द ER एंड द गोल्जी, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर A, C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन, A, C, D आर द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांसलोकेशन into what one of the organelles listed below does not depend upon an amino acid sequence as a signal for the input, मतलब सिग्नल सीक्वेंस किस ऑर्गेनेलीज के अंदर होने वाले प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा, किसके ऊपर नहीं प्रेजेंट होगा, सबसे पहली बात ये, एक तो प्रेजेंट नहीं होगा किसके ऊपर, देखते हैं लाइसोसोम के ऊपर, क्योंकि लाइसोसोम के ऊपर सिग्नल सीक्वेंस नहीं होता, लाइसोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, केवल और केवल मैनोज 6 रिसेप्टर, मैनोज 6 रिसेप्टर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 2020 में पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड विद द रेफरेंस टू मेम्ब्रेन फ्यूजन रिएक्शन इन द वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैटलाइज्ड बाय द ट्रांसमेम्ब्रेन स्नेयर्स। ट्रांसमेम्ब्रेन स्नेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली, जब हम वेसिकल्स की फ्यूजन के बारे में स्टडी करते हैं, जो प्रोटीन है वो आपका ईआर से निकला है और ईआर से निकल के गोल्जी की तरफ गया है, ठीक, अब वो गोल्जी की मेम्ब्रेन पे जाकर किस तरीके से फ्यूज होगा, वो फ्यूज होता है आपके दो तरीके के स्नेयर से, एक होता है वी स्नेयर्स और एक होता है बच्चों टी स्नेयर, ठीक है, इन दोनों की बाइंडिंग होगी बेसिकली। अब वी स्नेयर और टी स्नेयर कहां होते हैं इनको जरा समझ लो, वी स्नेयर तो होंगे बच्चों वेसिकल के ऊपर, वेसिकल, ठीक है, और टी स्नेयर होंगे आपके टारगेट मेम्ब्रेन पे, टारगेट मेम्ब्रेन कहने का मतलब या तो गोल्जी के ऊपर होंगे, टारगेट मेम्ब्रेन, ध्यान रखना इस बात का। और ये दोनों जब आपस में अटैच होते हैं तो ये एक तरीके से हेलिकल फॉर्मेशन करते हैं, ये कुछ इस तरीके से हेलिकल फॉर्मेशन करेंगे, और जितना ज्यादा हेलिकल होगा उतना ही ज्यादा वाटर रिलीज होगा, जैसे आप पानी में कपड़े नहीं निचोड़ते हो, उससे जितना ज्यादा स्क्वीज करते हो उतना ज्यादा पानी निकलता है। The snare's transmembrane protein exists as a complementary set with the V snares on a vesicle membrane and the T snare on the target membrane। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी जितने भी ऑप्शन है जिसके अंदर ए नहीं है उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक है, ए और डी होगा या फिर बी होगा, हमें सी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बी और डी हम देख लेते हैं। A V snare is usually composed of a 3 polypeptide and the T snare is single polypeptide, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, सी को हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, डी को ऑप्शन हम देख लेते हैं। मेम्ब्रेन फ्यूजन इज कैटलाइज्ड बाय द एनर्जी, हाँ बिल्कुल एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, the free energy when the interacting helical wrap around each other to pull the membrane faces together, concurrently squeezing out water molecule from the interface, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा जैसा कि अभी हमने बात करी, तो इसका मतलब क्या है, ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट सी,
टू डिटरमाइन द स्टेप्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमें कुछ स्टेप्स को एनालाइज करना है। एक पीएचडी स्टूडेंट है, होमोजेनाइज्ड पैनक्रिएटिक एसिनार सेल्स लिया है, जो पैनक्रिएटिक एसिनार सेल्स होती है वो उसने ली है, वो भी होमोजेनाइज्ड, टू आइसोलेट माइक्रोस्कोम, उसमें से माइक्रोसोम्स निकाले हैं। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, देखो अगर कोई सेल है उसे आपने होमोजेनाइज्ड करा है, होमोजेनाइज्ड, तो उसके अंदर से आपके ईआर जो होते हैं ना, वो डिसरप्ट होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको आप माइक्रोसोम्स कहते हो। माइक्रोसोम्स आपके दो टाइप के होंगे, एक होंगे रफ और एक होंगे बच्चों आपके स्मूथ। स्मूथ माइक्रोस्कोम और आपके रफ माइक्रोस्कोम, तो ये बात आपको कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना है। चलो पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। विच रिटेन मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ईयर, मतलब उसके पास ईयर की प्रॉपर्टीज हैं। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट हैज प्लान्ड अ नंबर ऑफ कंट्रोल एज मेंशन बिलो। उसने क्या करा, उसने ईआर ट्रांसपोर्ट को स्टडी करना था, तो ट्रांसपोर्ट को स्टडी करने के लिए आपको दो एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें प्रोटीन के बारे में डिस्कस करा था कि प्रोटीन जो है वो जब ईआर से निकलेगा बच्चों, तो वेसिकल के अंदर होगा, ये आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसको स्टडी करना है इस पीएचडी स्टूडेंट को माइक्रोस्कोप के जरिए, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं इनको किस तरीके से स्टडी कर सकते हो, अगर आप इस पर दोनों ट्रीटमेंट एक साथ दे दो, प्रोटीएसिस का प्लस इसमें डिटर्जेंट का, तो क्या स्टडी होगी कुछ। अगर आप इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट लगाओगे, वेस्टर्न ब्लॉट, तो क्या स्टडी होगी कुछ, बिल्कुल भी स्टडी नहीं होगी, कोई भी प्रोटीन बचेगा ही नहीं और कोई भी बैंड नहीं आएगा, कोई भी बैंड नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वन बाय वन स्टडी करनी है। वन बाय वन स्टडी कैसे करनी है कि सबसे पहले आपको प्रोटीएसेस डालने हैं, प्रोटीएसेस डाल करके देखना है, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको एक बैंड मिलेगा जिसमें आपका प्रोटीन जो होगा वो आपका प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरा हमने डिटर्जेंट डालना है, डिटर्जेंट जैसे डालेंगे आपका प्रोटीन बाहर आ जाएगा, वहां पर भी हमें बैंड मिलेगा, ठीक है। तो इस बारे में ध्यान रखना है, तो दोनों चीजें एक एक वन बाय वन करके डालनी है। Treat with one set of a microsome with the proteases only and the treat one set of a microsome with the detergent only. तो B and D are the correct option, ठीक है। जब हम इसमें दोनों को एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा, जैसे हमने डिटर्जेंट डाला तो प्रोटीएसेस, प्रोटीन बाहर आ गए, प्रोटीन बाहर आने के बाद उन पर प्रोटीएसेस एक्ट करेंगे और प्रोटीन को ब्रेक कर देंगे। प्रोटीन जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उस पर वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कहां से बाइंड करेगी, तो बाइंड नहीं करेगी तो कोई बैंड नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें, इसमें ये तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई प्रोटीन है इसके अंदर, लेकिन प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अबाउट द प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन अ सेल, प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टडी करने के लिए है, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स नीचे दे रखे हैं, कार्गो सिलेक्शन अकर व्हेन द कोड प्रोटीन बाइंड्स टू अ सॉर्टिंग सिग्नल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द अडेप्टर प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। क्लैथरिन कोटेड का एग्जांपल ले लीजिए आप, उसमें अडेप्टर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, AP1 एंड AP2 की। प्रोटीन एक्सपोर्ट फ्रॉम द ईआर इज एक्सक्लूसिवली मीडिएटेड थ्रू द कॉप सेकंड वेसिकल्स, हाँ जी हाँ, कॉप सेकंड वेसिकल्स के थ्रू ही मीडिएटेड होता है, ठीक है। ए और बी आपके सही है, ए और बी देख लीजिए, ए और बी इन दोनों के अंदर दे रखे हैं। अब आपको डी और ई देखना है, सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सी गलत ही है क्योंकि इसमें क्या रहा है, आइडेंटिकल कोड प्रोटीन इज यूज्ड इन द एक्सोसाइटोसिस पाथवे और एंडोसाइटोसिस पाथवे, अरे नहीं भाई। डी पढ़ते हैं, टैदरिंग ऑफ वेसिकल्स, मतलब वेसिकुलर डॉकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, टैदरिंग और डॉकिंग की बात हो रही है। इन्वॉल्व स्मॉल guanosine ट्राइफॉस्फेट ऑफ अ रैब फैमिली, रैब फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है टैदरिंग के वक्त, नहीं। Clathrin coated vesicle transport protein from the plasma membrane to a trans-Golgi network to a late endosomes. क्या बोला इसने, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। Clathrin coated vesicle transport protein from plasma membrane to a trans-Golgi, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांस-गोल्जी की तरफ, टू अ लेट एंडोसोम, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और एक बार ए बी, ए सही है, बी सही है, और इसका एक बार डी ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं। टैदरिंग ऑफ वेसिकल्स इन्वॉल्व स्मॉल guanosine, हाँ क्योंकि जो एआरएफ प्रोटीन होता है ना, एआरएफ प्रोटीन जो होता है इसके अंदर जीटीपीएस एक्टिविटी होगी, ये जीटीपी को, बाउंड जीटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और बेसिकली अनकोटिंग होगी, अनकोटिंग होने के बाद ही उनकी टैदरिंग होगी। तो ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, ए बी एंड डी, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी 2022, a few organelles that are present in the eukaryotic cell are mentioned below, centrosome, peroxisome, nucleolus and the endosomes। तो यहां पर हमें क्या बताना है, यहां पर हमें ये बात बतानी है, वेट अ मिनट,
तो वापस से हम एक बार फिर से पढ़ते हैं. A few organelles that are present in the eukaryotic cell are mentioned below: centrosome, peroxisome, nucleolus, and the endosomes. Which one of the following options represent organelle that are not membrane bound? वो जो membrane bound नहीं है उनके बारे में यहां पर बताया गया है कौन कौन से हैं. ठीक है, नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड कौन से नहीं है? जब हम न्यूक्लियोलस की बात करते हैं ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है बिल्कुल भी, तो जहां पर सी होगा वही आपका ऑप्शन. पेरोक्सिसोम तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है और आपका ए जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, तो ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल. 10th क्वेश्चन सितंबर 2022 में पार्ट सी के अंदर पूछा गया है. Given below are the few steps in the clathrin coated vesicle formation in the secretory pathway, receptor ligand recognition and the binding. सबसे पहले स्टेप तो यही होता है, फिर उसके बाद अडेप्टर प्रोटीन्स एंड क्लैथरिन कोटेड आते हैं, फिर उसके बाद वेसिकल फॉर्मेशन होगा, फिर अनकोटिंग ऑफ अ क्लैथरिन कोटिंग. ठीक है, तो ये डायरेक्ट ही हमें सही सीक्वेंस में लिखे हुए ABCD. ABCD आर द करेक्ट ऑप्शन. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, जून 2023 में पार्ट सी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17. अ रिसर्चर आइसोलेटेड अ म्यूटेंट ऑफ एन ER रेसिडेंट प्रोटीन. अ रिसर्चर आइसोलेट अ म्यूटेंट ऑफ एन ER रेसिडेंस प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम. प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम है, यानी कि आपका BIP के बारे में बात की जा रही है और जिसके पास आपका KDEL सीक्वेंस है. अब KDEL सीक्वेंस है तो वो मतलब ER रेसिडेंट प्रोटीन है, इस बारे में कोई भी शक नहीं है. तो वो उसका फेट क्या होगा अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो गया, अगर KDEL सीक्वेंस उस एंजाइम का हटा दिया गया है तो उसका क्या होगा? तो प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम इज फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस. एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि सेल से बाहर चला गया है, तो इसका मतलब सही है भाई. ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम इज डिग्रेडेड इन द ईयर. बिल्कुल गलत. अनफोल्डेड प्रोटीन्स आर इंक्रीज इन द ईयर. बिल्कुल सही. द प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम इज ट्रांसपोर्टेड टू अ साइटोसोल. देखो भाई, साइटोसोल की तरफ उसे क्यों भेज देंगे? वो साइटोसोल का प्रोटीन थोड़ी है. अगर साइटोसोल का होता तो वो ER पे थोड़ी ना सिंथेसाइज किया जाता. वो तो सिंथेसाइज किया जाता बाय द फ्री राइबोसोम्स. फ्री राइबोसोम्स. बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट हैं यहाँ पे जिसमें आपको दिमाग लगाना है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. वापस से एसिड फॉस्फेटेसेस लाइसोसाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट साइटोसोल्स, कैटलेज पेरोक्सिसोम और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज माइक्रोसोम. तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. चेक कर लीजिएगा. पाल्मिटोइलेशन लिपिड एंकर्ड का मेम्ब्रेन एंकरिंग का काम करते हैं, और जहां ग्लाइकोसिल फॉस्फोडाइलेशन ये भी आपका मेम्ब्रेन एंकरिंग का काम करेंगे. मैनो 6 फॉस्फेट जो होगा ये आपका कहां काम करेगा? लाइसोसोमल टारगेटिंग में हेल्प करेगा. ठीक है, तो यहां पर दो के एक ऑप्शन होंगे. जब हम पॉलीसोमो एसाइलेशन की बात करेंगे, पॉलीसोमो बेसिकली ये प्रोटीन डिग्रेडेशन का काम करेगा. ध्यान रखना है इस बात का. तो जहां पर दो ऑप्शन होंगे, ए का आपका सेकंड और बेसिकली सी का आपका सेकंड. ए का सेकंड एंड सी का सेकंड. दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस. तो ऑप्शन नंबर 3. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिसंबर 2022 में पार्ट सी के अंदर पूछा गया, प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है मेनली. A researcher planned to study the protein trafficking into the endoplasmic reticulum. For this purpose, they plan a different experimental conditions. Condition 1. The cytosol is mixed with the messenger RNA that codes for the secreted protein, followed by the Western blot and with antibodies and against the secreted protein. Second option. The cytosol is mixed with the messenger RNA that codes for the secreted protein and the rough microsome. मतलब कि यहां पर उसने माइक्रोसोम को ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा में, followed by the Western blotting with antibody against the secreted protein. ठीक है, फिर उसके बाद वापस उन्होंने वेस्टर्न ब्लॉट किया है. सी एक्सपेरिमेंट के अंदर साइटोसोल इज मिक्स विद द मैसेंजर आरएनए, सिक्रेटेड प्रोटीन एंड रफ माइक्रोस्कोम एंड द प्रोटीएसेस, एंड फिर उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटेड अगेंस्ट द सिक्रेटेड प्रोटीन. देखो यहां पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझोगे आप? देखो हम एक्सपेरिमेंटली समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कह रहा है. एक रिसर्चर है, उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन ट्रैफिकिंग को स्टडी करने के लिए. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उसने क्या करा? मैसेंजर आरएनए डाला है केवल. मैसेंजर आरएनए क्या करेगा भाई? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा. प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, उसके बाद उसने वेस्टर्न ब्लॉट करेगा. वेस्टर्न ब्लॉट करने के बाद ये फाइनली आपको एक बैंड दे देगा. ठीक है, ये बैंड हमें मिल जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट के अंदर. इससे ये थोड़ी ना पता लग रहा है कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग हुई है नहीं है, क्योंकि आपने रफ माइक्रोस्कोप तो डाला ही नहीं है, तो ये भी फेल हो जाएगा एक्सपेरिमेंट. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ए वाला. बी वाले को देखते हैं. मैसेंजर आरएनए डाला है और उससे आपका प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ है. प्रोटीन तो सिंथेसाइज सभी में डाला, प्लस उसने यहां पर रफ माइक्रोसोम यूज किया है. रफ माइक्रोसोम क्या होता है? बेसिकली आरईआर की तरह ही वर्क करेंगे. तो यहां पर प्रोटीन ट्रैफिकिंग होगी. देखो प्रोटीन ट्रैफिकिंग तो होगी, लेकिन प्लस उसने फॉलोड कह दिया वेस्टर्न ब्लॉट से. वेस्टर्न ब्लॉट कहने का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपका एसडीएस तो होता ही है, प्लस आपका क्या होता है?
एंटीबॉडीज होती हैं जो बेसिकली प्रोटीन पे जाकर के बाइंड करती हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा उसको जरा समझते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ और वो रफ माइक्रोसोम के अंदर चला गया। ठीक है, अब कुछ प्रोटीन्स होंगे जो रफ माइक्रोसोम के अंदर जाएंगे और कुछ प्रोटीन होंगे रफ माइक्रोसोम के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमें रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन एक्चुअल में ये दर्शाएगा नहीं कि वो प्रोटीन माइक्रोसोम के अंदर था, मतलब जो ईआर के अंदर चला गया है या फिर नहीं चला गया है ये नहीं पता लगेगा इस रिजल्ट से, क्योंकि सोडियम डोडिसाइल सल्फेट आएगा और माइक्रोसोम के अंदर आएगा और एंटीबॉडी आकर के बाइंड कर जाएंगी। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट बेसिकली बताएगा हमें कि एंटीबॉडी एक्चुअल में बाइंड हुई है या फिर नहीं हुई है। अब प्रोटीन जो रफ माइक्रोसोम के अंदर गया होगा उसके ऊपर तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी। ठीक है, एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी, लेकिन ईआर के अंदर, ईआर बेसिकली कुछ नहीं है, आपका रफ माइक्रोसोम ही है, पहले भी बात कर चुके हैं। अगर इसके ऊपर सतह पर प्रेजेंट होगी कौन, एंटीबॉडी और प्रोटीन, तो ये इन पे बाइंडिंग हो जाएगी और इससे हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं ध्यान में रखने की, तो ध्यान रखना, अगर ईआर के अंदर है तो एंटीबॉडी प्रोटीन तो बाइंड नहीं होगा, अगर प्रोटीन बाहर है ईआर की सरफेस है तो इस पर एंटीबॉडी आकर के बाइंड कर जाएगी और रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सी ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, प्रोटीन डाला गया है बच्चों प्लस आपका रफ माइक्रोसोम, रफ माइक्रोसोम, रफ माइक्रोसोम डाल दिया, प्रोटीन डाल दिया, प्लस उसने प्रोटीएसेस डाल दिया, प्रोटीएसेस, और फिर उसके बाद उसने वेस्टर्न ब्लॉट कर दिया। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट, और फिर उसके बाद उसे एक रिजल्ट मिला। अब यहां पर रिजल्ट क्या बनेगा, देखो यहां पर जब प्रोटीन, फॉर एग्जांपल ये जो रफ रफ आर लिख देता हूं मैं इन शॉर्ट में, रफ माइक्रोसोम को आर बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रोटीन इसके अंदर है तो प्रोटीएसेस आकर के इस पर एक्ट करेगा और इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट हम लगाएंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी, यहां पर प्रोटीन क्या है, प्रोटेक्टेड है। ठीक है, दूसरी बात, अब जो प्रोटीन आर के बाहर है, आर की एक्सटर्नल साइड पे है, जो यहां पर रह गया है, जो जिसकी ट्रैफिकिंग नहीं हुई है, तो वहां पर प्रोटीएसेस आकर के एक्ट करेगा और इसे डिग्रेड कर देगा और यहां पर आपकी एंटीबॉडीज आकर के रह जाएंगी। ठीक है, एंटीबॉडीज बाइंड नहीं करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट सी हमें सबसे ज्यादा दर्शाता है कि एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज है जो प्रोटेक्ट कर रही है प्रोटीन को, मतलब कि कोई मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए ये दर्शा रहा है कि प्रोटीन जो है वो आर के अंदर चला गया, रफ माइक्रोसोम के अंदर चला गया है। कौन सा रिजल्ट दिखाएगा, सबसे ज्यादा दिखाएगा हमें सी से हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में जो प्रोटीन है वो प्रोटेक्टेड है। ठीक है, वेसिकल के अंदर। क्या हमें इससे पता नहीं लग पा रहा था, नहीं भाई इससे हमें नहीं पता लग रहा था, सेकंड बी ऑप्शन से क्यों नहीं पता लग पा रहा था, क्योंकि यहां पर हमने प्रोटीएसेस ऐड नहीं करे थे। प्रोटीएसेस क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल साइड पे एंटीबॉडी होती है, इन जो एक्शन साइड पे प्रोटीन होगा ना, ये वाला जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, इसको भी आकर के डिग्रेड कर देगा। अगर इसको आकर के डिग्रेड कर देता तब हम कह सकते थे कि हाँ भाई जो एंटीबॉडी है वहां पर जो हमें बैंड मिला है केवल एंटीबॉडी का मिला है। ठीक है, और यहां पर भी जो बैंड मिलता है हमें एंटीबॉडी का मिलता है, दोनों सेम ही सेम रिजल्ट हो जाते हैं, दोनों ही सेम सेम रिजल्ट हो जाते हैं। यहां पर क्या है, हमारा रिजल्ट डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर हमें बाइंड फॉर्म में मिलेगा, यहां पर हमें बाइंड फॉर्म में मिल रहा था बॉन्ड। ठीक है, प्रोटीएसेस नहीं डाला गया, प्रोटीएसेस किस इसमें डाला गया, हमें नीचे वाले में, सी एक्सपेरिमेंट के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली द सी। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, वेट अ मिनट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू ईआर इज को ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन होते के साथ ही आपके ईआर के ल्यूमेन में ट्रांसफर किया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन आर इंसर्टेड वाया एन एक्वस चैनल इनटू द ईआर, मतलब उसे सैक 61 कहते हैं, सैक 61, ये इसके पास जीटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है, जीटीपी। ठीक है, स्टडीड यूजिंग द माइक्रोस्कोप इन द विट्रो ट्रांसलेशन सेटअप, स्टेटमेंट गिवन बिलो। आउटकम, व्हेन द सॉल्ट कंडक्टेंस इज मेजरेबल इन द सिस्टम, सॉल्ट कंडक्टेंस की बात करनी है। देखो जो ट्रांस सैक 61 होता है ना, ये बेसिकली बहुत ही टाइट होता है, टाइटली फॉर्म में रहता है, टाइटली बाउंड फॉर्म में नॉर्मली। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर जीटीपी हाइड्रोलाइज होता है तो इसके अंदर से एक चैनल बनता है और वो चैनल आपका उस प्रोटीन के लिए ही स्पेसिफिक होता है, केवल प्रोटीन के लिए, प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड होती है ना वही आपके एंटर कर पाएगी ईआर के अंदर। ठीक है, माइक्रोसोम डू नॉट शो एनी कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्ट आयंस व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द सेल, नॉर्मली कोई भी कंडक्टेंस शो नहीं हुआ। Addition of a puromycin will lead to an increase in salt conduction, हाँ भाई प्यूरोमाइसिन will lead to an increase in salt conduction, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा। प्यूरोमाइसिन क्या होती है, प्यूरोमाइसिन क्या होती है, एक एंटीबायोटिक है प्यूरोमाइसिन।
ठीक है, एंटीबायोटिक है। ये क्या करेगी, ये बेसिकली आपकी टीआरएनए सिंथेटेज की तरह एनालॉग होती है, टीआरएनए सिंथेटेज, सिंथेसाइज की तरह। ये क्या करेगी, ये जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा होगा ना, इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करती जाएगी, ठीक है, जब तक मैसेंजर आरएनए होगा तब तक करती जाएगी। ठीक है, इसका एक चैनल को कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में ओपन रखेगी। अब जब ओपन रखेगी जिसमें सॉल्ट कंडक्टेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आयंस होंगे वो भी आपके मूव करने लगेंगे। केवल प्रोटीन ही नहीं, प्रोटीन के साथ साथ आयन भी मूव करने लगेंगे, तो सॉल्ट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ए और बी आर द करेक्ट ऑप्शन। 2024 पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, केडीईएल सीक्वेंस से रिलेटेड है। केडीईएल के बारे में सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अ केडीईएल सीक्वेंस इज एडेड एट अ सी टर्मिनस, ठीक है, ऑफ द सिक्रेटेड ग्लाइकोप्रोटीन एक्स हैविंग एन नो साइट फॉर द एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। इसके पास एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए कोई साइट ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर ईआर के अंदर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हुआ, लेकिन केडीईएल सीक्वेंस है तो इसका मतलब है ईआर का रेसिडेंट प्रोटीन है। इसका वेट भी रखा है बच्चों 500 अमाइनो एसिड। जब हम 500 अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो एक का वेट होता है आपका 110 डाल्टन। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 55,000 डाल्टन। तो इसका मतलब 55 केडीए वेट आ जाएगा केवल इस प्रोटीन का, आइसोलेटेड एक वन मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस फ्रॉम द इंड्यूसिबल प्रोमोटर। इंड्यूसिबल प्रोमोटर के साथ एक्सप्रेस करा गया फॉलोइंग 10, 20 एंड 60 मिनट्स ऑफ अ इंडक्शन। मतलब इनके इंडक्शन के स्टार्ट होने के बाद द ईआर आर प्योरिफाइड एंड प्रोब्ड विद द न्यूली सिंथेसाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन XKDL, ठीक है, XKDEL। द इम्यूनोब्लॉट ऑब्टेन्ड इज शोन बिलो। देखो 55 केडीए का तो ये प्रोटीन तीनों के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब 20 मिनट पे और 60 मिनट पे ये दो बैंड एक्स्ट्रा दे रखे हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ गया इस प्रोटीन का। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है जरा सोचो। जो ईआर के अंदर प्रोटीन था वो गोल्जी के अंदर गया, ठीक है, गोल्जी के अंदर गया। गोल्जी के अंदर जाने के बाद ये क्या कह रहा है, ईआर आर प्योरिफाइड एंड प्रोब्ड विद न्यूली सिंथेसाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन XKDEL के साथ प्रोब्ड है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं, केडीएल रिसेप्टर के साथ ही है। द इम्यूनोब्लॉट ऑब्टेन एज शोन बिलो। अब ईआर का जो प्रोटीन है, ठीक है, गोल्जी से वापस ईआर के अंदर आना है इसे। अब आएगा तो इसके ऊपर जो भी एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए साइट नहीं है, लेकिन ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के लिए तो साइट होगी ना। तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन इसका गोल्जी में होगा, तो गोल्जी में से आने के बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेट which one of the following statement is most luckily explain the presence of a higher molecular weight in the lane 20 and the 60 minutes। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, the signal sequence is not removed from some of the glycoprotein XKDEL molecule। अरे नहीं भाई नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। Glycoprotein XKDEL become modified in the endoplasmic reticulum after protein synthesis is completed। अरे भाई मॉडिफिकेशन के लिए उसके पास है ही नहीं ना, बिल्कुल भी साइट ही नहीं है ग्लाइकोसाइड लिंकेज के लिए। Glycoprotein XKDEL molecules are modified in the Golgi प्रायर टू ईआर रिट्रीवल। मतलब ईआर रिट्रीवल से पहले गोल्जी के अंदर उसे मॉडिफाइड करा गया है, वही बात यहां पे की गई है ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन की। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी ईआर रिट्रीवल प्रोटीन होते हैं वो गोल्जी के अंदर जाने के बाद सबसे पहले गोल्जी उसे मॉडिफाइड करता है। अगर वो मॉडिफिकेशन रखता है, मतलब उसके अंदर सीरीन थ्यूरोनिन एंड अमाइनो एसिड्स हैं तो, ठीक है, क्योंकि ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन हमेशा सीरीन और थ्यूरोनिन अमाइनो एसिड्स पर ही होता है। Fourth option, the quality control mechanism of the ER recognize a pool of glycoprotein XKDL and be aberrant and the target it for degradation। अरे बिल्कुल ही गलत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखना। पार्ट सी 2024 गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। क्लैथरीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस रिक्वायर्स अ रिक्रूटमेंट ऑफ अडेप्टर प्रोटीन टू द साइटोसोलिक फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। जब हम एंडोसाइटोसिस पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस करा था इस बारे में, क्लैथिन प्रोटीन प्लस आपका AP2 अडेप्टर प्रोटीन 2। द लोअर पीएच एनवायरमेंट, लोअर पीएच एनवायरमेंट रहेगा, कहां पर रहेगा लोअर पीएच, जब आप ईआर से गोल्जी की तरफ जाते हो। फॉर अर्ली एंडोसोम्स लीड्स टू अ डिसोसिएशन ऑफ अ कार्गो फ्रॉम इट्स रिसेप्टर, कार्गो से इस रिसेप्टर, जब हम लोअर पीएच की बात करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। अलाउइंग द रिसाइक्लिंग ऑफ रिसेप्टर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल ही सही बात है। द लेट एंडोसोम्स व्हिच मैच्योर इनटू अ लाइसोसोम, अच्छा, आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिसाइक्लिंग ऑफ अ सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रोटीन इन द न्यूरॉन्स। अरे नहीं। द मल्टीवैस्कुलर बॉडी पाथवे इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इंट्राल्यूमिनल वेसिकल्स, क्योंकि वेसिकल्स जो होते हैं ना, वेसिकल की मेम्ब्रेन, जब आप लेट एंडोसोम्स की बात करेंगे तो उनके अंदर इन्वेजिनेशन होने लगता है। तो कुछ इस तरीके से वेसिकल के अंदर खुद अपने वेसिकल ही फॉर्म होने लगते हैं, कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपके
एक वेसिकल के अंदर बहुत सारे वेसिकल्स क्रिएट हो जाते हैं। इस स्टेज को बोलते हैं आपका मल्टी वेसिकुलर बॉडी, मल्टी वेसिकुलर बॉडी, और इसको बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल वेसिकल। इसको बोलते हैं बच्चों इंट्राल्यूमिनल, मतलब इनवेजिनेट हो रही है, इंट्राल्यूमिनल वेसिकल। ठीक है, जब मल्टी वेसिकुलर बॉडी होती है फिर उसके बाद वो लाइसोसोम से जाकर के फ्यूज जाती है, विच शॉर्ट कार्गो डिग्रेडेशन ऑफ अ लाइसोसोम। तो डी ऑप्शन सही है, बी डी एंड ए बी डी आर द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान से समझना। राइबोसोम अटैच्ड हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया, भाई राइबोसोम्स है वो अटैच किस तरीके से होता है, भाई एसआरपी प्रोटीन होता है, वो सिग्नल रिकॉग्निशन करेगा और सेक्स सिस्टम पे लेके आ जाएगा, सॉरी सेक्स सिस्टम एसआरपी रिसेप्टर पे लेकर के आ जाएगा। ठीक है, डिफरिंग सरफेस राइबोसोमल प्रोटीन कंपोजिशन दैट अलाउ द इंटरैक्ट विद द पोलर हाइड्रोग्रुप। अरे कहां से बकवास लिखा हुआ है, तो 5 प्राइम यूटीआर मैसेंजर है ट्रांसलेटेड द डायरेक्ट द लोकलाइजेशन ऑफ अ ईयर राइबोसोम्स, यही बकवास लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रांसलेटेड नेसेंट चेन, ट्रांसलेटेड नेसेंट चेन क्योंकि को ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, which carrier a signal allowing interaction of SRP and the SRP receptor। तो ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 2025 का पार्ट सी का क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन आज हमने सॉल्व कर लिए। 29, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द वेसिकल फॉर्मेशन, वेसिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट एंड द फ्यूजन इन द सेल एक्सप्रेसिंग अ म्यूटेंट एआरएफ। देखो म्यूटेंट एआरएफ की बात करी गई है, एआरएफ प्रोटीन को थोड़ा समझो, एआरएफ प्रोटीन कहां कहां मिलता है भाई, एआरएफ प्रोटीन सबसे पहले मिलेगा आपका क्लैथरिन के पास मिलेगा, क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स जो होते हैं ना वहां पर मिलेगा, और दूसरा आपका कॉप फर्स्ट वेसिकल के फॉर्मेशन में जो इंटरनल कोट और आउटर कोट के रिक्रूटमेंट प्रोटीन्स जो होते हैं उनको रिक्रूट करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एआरएफ ना ये आपका जीडीपी फॉर्म में बाउंड रहता है मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है ना, यहां पर आपका एआरएफ जीडीपी बाउंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि प्रोटीन आपका क्लैथरिन कोटेड होगा या फिर कॉप 1 होगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि प्रोटीन की टारगेटिंग क्या है, तो वहां पर गैप एक्टिविटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जीईएफ प्रोटीन रहेगा, वो आकर के इसके जीडीपी को जीटीपी में कन्वर्ट कर देगा और जिससे आपका एआरएफ प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इन दोनों की कोटिंग करवाएगा, मतलब प्रोटीन को इनके ऊपर कोट करेगा और डिपेंड करेगा प्रोटीन जाएगा कहां। कह रहा है दिस म्यूटेड एआरएफ प्रोटीन इज कॉन्स्टिट्यूटिवली बाइंड टू द जीटीपी, अब ये जीटीपी से बाइंड है कॉन्स्टिट्यूटिवली। ठीक है, बट इट इज डिफेक्टिव फॉर जीटीपी हाइड्रोलाइसिस, अब इसकी जीटीपी हाइड्रोलाइसिस खराब हो गई है। देखो एक्टिविटी तो हमने पढ़ ली कि जीटीपी बाउंड फॉर्म में क्लैथरिन कोटेड और कॉप फर्स्ट वेसिकल्स को कोट करवाएगा और रिलीज करवाएगा। एआरएफ की जीटीपी के साथ साथ जीडीपी फॉर्म भी बहुत मायने रखती है। कैसे, जब इन प्रोटीन्स की अनकोटिंग करानी होती है, अनकोटिंग करानी होगी ना, तब वो केवल आपकी जीटीपी से जीडीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, जीटीपी से जीडी फॉर्म में आएगा आपका एआरएफ, तभी जाकर के फंक्शनिंग हो पाएगी। तो इसका मतलब इनकी अनकोटिंग तो नहीं होने वाली है, पहली बात। ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी। दूसरा, मेम्ब्रेन पर आपका एआरएफ अवेलेबल ही नहीं होगा, तो इनकी वापस से कोटिंग भी नहीं हो पाएगी जो न्यू प्रोटीन्स होंगे। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, कॉप फर्स्ट कोटेड वेसिकल्स आर ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लोकेशन, ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लोकेशन, वो अपनी नॉर्मल लोकेशन से तो फॉर्म होंगे, लेकिन वो फॉर्म होंगे भी या नहीं होंगे वो अलग बात है। ठीक है, ये तो सही हो गया। एआरएफ इज कॉन्स्टिट्यूटिवली बाउंड टू अ मेम्ब्रेन, अब ये मेम्ब्रेन बाउंड कहां से कर जाएगा, ये मेम्ब्रेन पे थोड़ी ना बाउंड रहेगा, ये उस वेसिकल की मेम्ब्रेन पे बाउंड रहेगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, तो बी सही है। वेसिकल मतलब इनके साथ बाउंड रहेगा, जब इसको जीटीपी से जीडी पे हाइड्रोलाइज कराया जाएगा तब ये एआरएफ निकलेगा और उसके साथ साथ प्रोटीन जो होंगे आउटर कोट और इनर कोट के प्रोटीन भी निकल के आ जाएंगे। कॉप सेकंड कोटेड वेसिकल फ्यूजन विद द टारगेट मेम्ब्रेन ऑफ एब्रेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। द कॉप फर्स्ट कोटेड वेसिकल फ्यूजन विद द टारगेट मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड, हाँ तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा, इसका ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन, ए बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। कॉप फर्स्ट कोटेड वेसिकल फ्यूजन विद टारगेट मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड, हाँ क्योंकि फ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डिसअसेंबली अनकोटिंग को फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस ही नहीं है। 2025 पार्ट सी, to test if viral protein are transported between Golgi stacks, Golgi stacks की बात हो रही है, इंट्रा गोल्जी की बात हो रही है, तो यहां पर कॉप फर्स्ट ध्यान रखना, इन वेसिकल आर रिलीज इनटू अ साइटोसोल, साइटोसोल में रिलीज कर दिए गए हैं, मतलब बाहर,
one Golgi stack and taken up by the another Golgi stack. Viral protein was examined between the Golgi stacks of the infected and the uninfected cells. मतलब दो सेल्स है, इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड सेल्स, इन दोनों के बीच में गोल्जी स्टैक्स को एग्जामिन करा गया, मतलब कॉर्पस वेसिकल्स को. Which one of the following experiment designed would be the best distinguish these two hypotheses? Test whether the viral protein transported happens in the presence of antibodies depleted क्लैथरिन इन द एक्सेप्टर ऑफ अ गोल्जी. भाई ये तो गलत है, क्लैथरिन थोड़ी होता है, कॉप सेकंड भी होता है, ये भी इनकरेक्ट है. टेस्ट वेदर वायरल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएसेस. क्या कह रहा है? टेस्ट वेदर द वायरल प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएसेस इन द ऐसे मिक्स. तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीएसेस अगर आपने अकेले डाल दिया, क्योंकि प्रोटीन तो कहां है भाई, वेसिकल्स के अंदर अटैच है, तो यहां पर इसे डाल देगा प्रोटीएसेस, तो कोई बैंड मिलेगा? बिल्कुल भी बैंड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें. द टेस्ट वेदर द वायरल प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड हैपन व्हेन द आइदर डोनर और द एक्सेप्टर गोल्जी स्टैक आर ट्रीटेड विद द डिटर्जेंट. अगर आप डिटर्जेंट के साथ डाल दोगे ना, डिटर्जेंट डाल दोगे और उसके साथ प्रोटीएसेस नहीं डालोगे, तो यहाँ पर एंटीबॉडी आकर के बाइंड कर जाएगी और वो हमें बता देगी कि भाई जो वायरल प्रोटीन है एक्चुअल में या फिर नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करेंगे आपके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में. शायद अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड होने वाला है, तो बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ. स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स. और हाँ, प्लीज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए. मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डेली देता हूं. और प्लीज मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अगर आप मैसेज कीजिए, आपको किसी भी टॉपिक या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट मिलता है, तो मेरा नंबर है आपका 6397898646. ठीक है, ये जो फोन नंबर है ये मेरा फोन नंबर है. ठीक है, तो बने रहिए बायोनेक्टर्स के साथ. स्टे ट्यून्ड विद द बायोनेक्टर्स. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.